हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्विज। एंड हमारी इस करंट अफेयर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं स्वागत करता हूं। एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर विद अस एंड वाचिंग आवर वीडियोस रेगुलरली, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमी। और इकोनॉमी में सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टेबल कॉइन्स का। तो स्टेबल कॉइन्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारी जो डिजिटल करेंसी है वो फेमस हो रखी है, जैसे बिटकॉइंस हो गया, या फिर अ, उसके अलावा शिबा कॉइन्स हो गए, या बहुत सारे ऐसे डिजिटल कॉइन्स हैं जो काफ़ी फेमस हो रखे हैं। तो ऐसे ही उसी चीज़ को कॉपी करते हुए यूएस ने जो है एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है जीनियस एक्ट। इस एक्ट के तहत उन्होंने अलाउ किया है अपने डिफरेंट डिफरेंट का ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि अमेरिकन बैंक्स हो गए, या इनफैक्ट बड़ी-बड़ी जो इनकी कंपनीज़ हैं उनको भी, कि वो जो डॉलर है उसका एक डिजिटल फॉर्म जो है वो इश्यू कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो डॉलर इश्यू कर रहे हैं, इट विल बी बैक्ड बाय यूएस ट्रेज़री बिल्स। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि इन्होंने परमिशन दे दी है कि अमेरिका के जो बैंक्स हैं और या फिर बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो डॉलर को डिजिटल फॉर्म में इश्यू कर सकते हैं, और ये डिजिटल फॉर्म यूज़ हो सकती है वर्ल्ड ओवर टू मेक पेमेंट्स इन यूएस डॉलर्स। तो गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है। अब इसमें फ़ायदा क्या हो सका? तो अगर हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बेसिकली आपको अभी तक जो जितनी भी हमारी डिजिटल करेंसीज़ हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए आपके बिटकॉइन्स ही हो गए, तो बिटकॉइन्स को ना कोई गवर्नमेंट एंटिटी बैक नहीं करती है। बिटकॉइन्स अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वैल्यू अपने आप में वो जनरेट करके बैठा है। तो अगर उसको सारे डी-रिकॉग्नाइज़ कर दें, तो उसकी वैल्यू निल हो जाएगी। बट ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस की तरफ से इश्यू हुए जो हैं, इनको ट्रीट किया जाएगा, और इसीलिए इनकी वैल्यूज़ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, और ऐसा नहीं हो सकता कि इसको कोई रिकॉग्नाइज़ ना करे। तो इफ यू कंपेयर बिटकॉइन एंड स्टेबल कॉइन, तो स्टेबल कॉइन इज़ अ फार बेटर सेफर ऑप्शन, राइट? तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, यानी आपने जो बिटकॉइन्स और अदर डिजिटल करेंसीज़ है जिनका कोई ख़ास वो नहीं रहता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ कि कोई ख़ास स्ट्रक्चर, या आप कह लीजिए आइडेंटिफाइबल सोर्स नहीं रहता है, तो उन्हीं चीज़ को काउंटर करने के लिए अब बहुत सारे बैंक्स जो हैं, या वर्ल्ड ओवर बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसीज़ इश्यू कर रहे हैं, और यूएस हैज़ आल्सो बिकम वन ऑफ देम, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इस डिजिटल करेंसी के लिए यूज़ होती है, आपको उसकी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी, एंड आपको जो है या गवर्नमेंट की जो बैकिंग है, या गवर्नमेंट आप कह लो इशूड जो एक सिक्योरिटी है, वो भी मिल जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट स्टेबल कॉइन इज़। तो स्टेबल कॉइन बेसिकली डिजिटल डॉलर की हम बात कर रहे हैं। तो क्या इंडिया भी ऐसा कर रहा है? बिल्कुल हाँ। इंडिया में आपको पता है कि हमारी करेंसी कौन इश्यू करता है? आरबीआई। तो आरबीआई ने जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जो है वो इश्यू की है, लेकिन अभी ये रिटेल सेक्टर में यूज़ नहीं हो रही है। ये अभी सिर्फ़ एक आप लगा लीजिए कि टेस्टिंग फ़ेज़ में है या ट्रायल रन्स में है, और ये होलसेल सेक्टर में यूज़ हो रही है टू मेक पेमेंट इन रुपीज़। क्योंकि ये आरबीआई ने इश्यू की है, तो इट इज़ अगेन फुल्ली बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और यू कैन से इट इज़ बैक्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी? चलिए, फिर बोनस इश्यू है, इसमें कुछ खास न्यूज़ है नहीं है। एचडीएफसी बैंक जो है बेसिकली अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहा है। देन इज़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो एसबीआई ने अभी एक क्यूआईबी का ऑफर निकाला था, जिसको आप जो आप लोगों में से ट्रेडिंग रेगुलर करते हैं, या सेल ऑफ परचेज ऑफ बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो रेगुलर डील करते हैं, तो उनको पता होगा। बस एज सच इसकी न्यूज़ की कोई इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये अपने आप में एक काफ़ी टाइम बाद, या आप कह लो कि एक
नॉट सो कॉमन फिनोमिना है तो इसीलिए न्यूज़ में था। एनीवेज़ ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट पे, सेकेंडरी मार्केट यानी हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो सारा रेगुलेट कौन करता है? वो सारी रेगुलेट करती है सेबी दैट इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी इज़ द रेगुलेटर। अब आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो ये है या आपने कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना है कि सेबी का इस टाइम चेयरमैन कौन है? हू इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी? ठीक है। नेक्स्ट अप इज़ डिसीज़ेज़। ये वो डिसीज़ेज़ हैं जो जुलाई के महीने में रही हैं न्यूज़ में और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है निपा वायरस। तो जैसे कि आपको पता लग ही रहा होगा कि इट इज़ अ वायरस और वायरस जो है ये कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है सबसे पहले? केरला में, ठीक है? अब ये वायरस का सोर्स क्या है? ये वायरस का सोर्स ज़्यादातर जो है वो बैट को माना जाता है। हाँ जी, जहाँ से हमारा कोविड आया था, बैट। अब जो भी डिज़ीज़ जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होती है, उस डिज़ीज़ के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है ज़ूनोटिक डिज़ीज़ेज़, ठीक है? इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे ज़ू है, ज़ू में ज़्यादातर आपको एनिमल्स देखने को ही मिलते हैं, तो ज़ू में जब एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो एनिमल से जो बीमारी इंसानों को हो रही है, इसीलिए हम उसको या आप कह सकते हैं एक निमोनिक्स बन गया है आपका कि उसको हम ज़ूनोटिक डिज़ीज़ जो है, वो बोल देते हैं। ठीक है? अब ये क्योंकि एक वायरस डिज़ीज़ है, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो बैट हैं, ये आगे जानवर को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं या डायरेक्टली ह्यूमन को भी कर सकते हैं। डायरेक्टली ह्यूमन को चांसेस कम है क्योंकि हमारा कुछ ऐसा डायरेक्ट लिंक बैट्स से रहता नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो फ्रूट बैट्स हैं, इन्हें फ्रूट्स बैट पहली बात तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी बैट्स की तरह अपना नॉन वेजिटेरियन या आप कह लीजिए कीड़े-मकोड़े या अदर इंसेक्ट्स वगैरह नहीं खाते, ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट बिल्कुल ही नहीं खाते, वो भी खाते हैं लेकिन ज़्यादातर ये फ्रूट्स खाते हैं। तो पेड़ पे जो फ्रूट्स लगे होते हैं, वो ये खाते हैं, आधे खा के छोड़ देते हैं। तो अगर और जब ये खा रहे होते हैं तो इनके सलाइवा से बहुत सारे जो वायरस और बैक्टीरियाज़ हैं, वो उस फ्रूट्स में लगे रह जाते हैं और जब वो फ्रूट नीचे गिरता है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट जानवर जैसे कि पिग या कोई और जानवर उसे खा लेता है। तो वो जब आगे ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आता है, अब पिग क्या हो गया है इसमें इसका? पिग हो गया है इसमें होस्ट, ठीक है? पिग क्या हो गया इसमें? होस्ट हो गया। अब पिग्स के अलावा डॉग्स भी हो सकते हैं, हॉर्स भी हो सकते हैं और वहाँ से जब इंसान इन जानवरों के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये जो वायरस है, इन होस्ट एनिमल से जंप कर जाता है ह्यूमन्स में, ठीक है? तो ये डिज़ीज़ की मॉर्टेलिटी काफ़ी आप कह सकते हो कि है, मतलब क करीबन 40 से लेके 75% के बीच में इसकी मॉर्टेलिटी रहती है, ठीक है? तो इसका कोई नोन वो नहीं है डायग्नोज़ नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली आप इसको सिम्प्टोमैटिकली ट्रीट करते जाते हो, जैसे-जैसे सिम्पटम्स आते जाते हैं, वैसे-वैसे आप उनको ट्रीट करते जाते हो। तो इनके सिम्पटम्स है क्या? फ़ीवर, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड वॉमिटिंग। ठीक है? और अगर सीवियर केस है तो ओरिएंटेशन भी हो सकती है, ड्राउज़ीनेस भी हो सकती है, सीज़र्स यानी आपको दौरे भी पड़ सकते हैं, एन्सेफेलाइटिस यानी ब्रेन की में स्वेलिंग होना या ब्रेन का सूज जाना भी हो सकता है, ठीक है? और जब ये केस ज़्यादा एक्यूट हो जाता है, तब जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज़ मलेरिया। अब मलेरिया के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी खुद की एक वैक्सीन डेवलप कर ली है जिसका नाम रखा गया है एडफेल्सीवैक्स। क्या नाम रखा गया है? एडफेल्सीवैक्स। तो ये किस चीज़ के लिए डिज़ीज़ निकाली है?
ये सॉरी ये वैक्सीन निकाली है अगेंस्ट द डिजीज़ मलेरिया। किसने निकाली है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर। अब आईसीएमआर ने ये जो वैक्सीन निकाली है, ये नॉर्मल वैक्सीन की तरह काम नहीं करती है। नॉर्मल वैक्सीन्स में क्या होता है कि आपका जो अ, पैथोजन होता है, यानी वायरस, बेसिकली जो हमारी बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स, जो हमारी बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती हैं। ठीक है? वायरल डिज़ीज़ का इलाज कम होता है, वायरल डिज़ीज़ के अगेंस्ट ज़्यादातर जो है आप क्या लेते हो? वैक्सीन लेते हो। क्या लेते हो? वैक्सीन, ठीक है? क्योंकि वायरल डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट बहुत कम होता है, आप जनरेट या आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए दवाई बनाना मुश्किल है बट वैक्सीन बनाना आसान है। क्योंकि दवाई इसलिए बनाना मुश्किल है, क्योंकि जब वो वायरस हर बॉडी में एंटर करता है, तो वो वायरस डिफरेंटली हर बॉडी के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। किसी में हेडेक होता है, तो किसी में फ़ीवर हाई हो जाता है, किसी में तो अगर एक जनरलाइज़्ड वो नहीं है, तो आपको मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हेडेक की डोज़ उस मेडिसिन में ज़्यादा रख दोगे, तो वो फ़ीवर को काउंटर नहीं कर पाएगी। अगर अगर फ़ीवर की डोज़ ज़्यादा रख दो, तो वो हेडेक को, और अगर दोनों माइल्ड फॉर्म में रखोगे, तो आपकी जो है मेडिसिन इनइफ़ेक्टिव हो जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से वायरल डिज़ीज़ेज़ की जो मेडिसिन्स है, वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं डेवलप हो पाती है, बट हाँ, वैक्सीन ज़रूर हो जाती है। तो वैक्सीन में क्या होता है कि इसी वायरस को बहुत जो है कमज़ोर कर दिया जाता है। कमज़ोर करके उसको जो है जिसको आप एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में रख के उसको जो है फिर आगे इंजेक्ट कर दिया जाता है आपकी बॉडी में, जहाँ से फिर वो फॉरेन एंटिटी होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है। अब क्योंकि ये वायरस कमज़ोर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से आपको जो है इसकी बीमारी नहीं होती है, और आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो इस वायरस को पहचानना भी सीख लेती है और इसे डिफीट करना भी सीख लेती है। तो जब नेक्स्ट टाइम नेचुरली ये या फिर आप कह लीजिए कि इन कॉमन कोर्स ऑफ लाइफ आपके बॉडी में जब ये वायरस एंटर करेगा, तो आपकी बॉडीज़ में ऑलरेडी इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रखी हैं, तो वो आपको फिर उसमें हेल्प कर जाएँगी। ठीक है? लेकिन इस बार जो मलेरिया की वैक्सीन आईसीएमआर ने डेवलप की है, उसमें वो पूरा का पूरा वायरस नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक पार्ट ऑफ वायरस ले रहे हैं। ये बेसिकली एक सीआर वैक्सीन है, सीआर यानी कीमेरिक रिकम्बिनेंट वैक्सीन, जिसमें मतलब एक पार्ट लिया जाता है पैथोजन के जीन्स से, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका, वहाँ से एक पार्ट लिया जाता है, और उस पार्ट से उस वायरस को और डेवलप करवाया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि फिर आगे जाके जो है इसको आइडेंटिफ़ाई किया जा सके एंटीबॉडीज़ के थ्रू, और इसे डिफीट किया जा सके। ठीक है? तो ये वैक्सीन जो है आप कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और थोड़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इसका एफ़िशिएंसी रेट हाई है। ठीक है? क्या सिर्फ़ ये एक ही वैक्सीन है पूरे इंडिया में? नहीं, इसके अलावा आरटीएस और R21 नाम की 2 वैक्सीन जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। अब ये जो मलेरिया डिज़ीज़ है, सबको पता है, इट इज़ थ्रू मस्कीटो बाइट के थ्रू ये होती है, और इसीलिए ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ देखने को मिलती है। ठीक है? अब इसमें भी क्या सिम्पटम्स आते हैं? सिम्पटम्स आते हैं फ़ीवर, चिल्स, यानी शिवरिंग होती है, आपको ठंड लगती है, आप बहुत ज़्यादा काँपते हो, नाइट स्वेट्स यानी रात को आपको बहुत पसीना आता है, नौज़िया और वॉमिटिंग। एक अगर वॉमिट हो जाती है तो हम वॉमिटिंग बोल देते हैं, अगर वॉमिट नहीं होती है और सिर्फ़ आपका दिल कच्चा होता है और जी खराब होता है और वॉमिट करने जैसा मन करता है, तो उसे हम नौसिया बोल देते हैं। एंड इन सम केसेस डायरिया ऑल्सो, यानी आपकी बॉडी से बहुत सारा लिक्विड जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ज़्यादातर कहाँ पे रहती है मलेरिया? जो है मलेरिया मोस्टली एंडेमिक है अफ्रीका के। एंडेमिक यानी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलने वाली। पेंडेमिक यानी पूरे वर्ल्ड में मिलने वाली। ठीक है? तो नाइजीरिया, कोंगो, तंज़ानिया, मोज़ाम्बिक, नाइजर, बुर्किना फासो, ये सारे के सारे जो हैं आप देखेंगे ये सब सहारन कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपको
ये मस अ, मस्कीटो बाइट से होने वाला मलेरिया डिज़ीज़ देखने को मिलती है। तो क्या इंडिया में नहीं है? इंडिया में भी है और इसीलिए इंडिया ने ये वैक्सीन जो है वो लॉन्च की है। और दूसरी बात ये भी बता दूँ कि अनलाइक दीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़, इंडिया में मलेरिया की वज़ह से डेथ बहुत कम होती हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारे जो हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स टाइमली ले लेते हैं। तो जब भी आप देखा होगा कि बार-बार जो है टीवी पे भी बहुत सारी एड्स आती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि बारिशों के सीज़न में ख़ास ध्यान रखें। कहीं पे भी ऐसी जगहों पे पानी ना खड़ने दें जहाँ पे मच्छर पनप सकते हैं, क्योंकि जो मस्कीटोज़ होते हैं उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, वो होता है स्टैंडिंग वाटर। अगर कहीं पे पानी खड़ा रह जाता है, जैसे पुराने कूलरों में, पुराने टायरों में, पुराने घड़ों में, तो उनमें मच्छर जो है ऑटोमैटिकली पनपने लगते हैं, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है और वहाँ पे वो बहुत सारे अंडे दे देते हैं। ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट इज़ लाइम डिज़ीज़। अब ये लाइम डिज़ीज़ जो है न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये जो सिंगर है जस्टिन टिम्बरलेक, इन्होंने अनाउंस किया कि इनको जो है लाइम डिज़ीज़ हो गई है। अब ये लाइम डिज़ीज़ होती कहाँ से है? अगेन ब्लैक लेग्ड टिक्स। टिक्स क्या होते हैं? टिक्स हम बेसिकली कीचड़ को बोलते हैं जो हमारी बॉडी से या जानवरों की बॉडी से ज़्यादातर अटैच हो जाते हैं और फिर उनका ब्लड सक करके अपने आप को, बेसिकली ये पैरासाइट्स होते हैं। तो ये इसमें ब्लैक लेग टिक्स जो होता है, ये जब आपकी बॉडी पे चिपक जाता है और तो ये आपकी स्किन के थ्रू आपकी ब्लड वेन्स में कॉन्टैक्ट बना लेता है और वहाँ से ये जो है डिज़ीज़ आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है? इट इज़ कॉज़्ड बाय अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नेम बैक्टीरियम बोले बोरेलिया बुर्गदोर्फेरी। इसमें तो क्या इंडिया में मिलती है? बिल्कुल इंडिया में भी मिलती है, ज़्यादातर जो है आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हिमालयन रीजन तो ठंडा रीजन है, ठंडे रीजन में मस्कीटोज़ कहाँ से हो सकते हैं? तो मैं आपको अभी भी बता दूँ कि ये हायर रीचेज़ ऑफ हिमालयाज़ की बात नहीं हो रही है, ये लोअर हिमालयाज़ और फुटहिल्स की बात हो रही है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे आपको बहुत सारे जो है नेचुरल वाटर बॉडीज़ देखने को मिलती हैं और उसी रीजन के अराउंड जो है आपको ये डिज़ीज़ देखने को मिलेगी।